बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। तो भाई 8 से 80 साल तक की उम्र के तमाम बच्चे तैयार हो जाएं, क्योंकि प्रोग्राम का आगाज़ हम करने जा रहे हैं अपने सेगमेंट से जिसका नाम है बूझो तो जाने। क्या कहने? फी पहेली 50,000 रुपए। पहली रिडल का आगाज़ करते हैं। आर यू गाइस रेडी? मैं अपने आप को उस्ताद महसूस कर रहा हूं। बहरहाल सबसे पहले इसकी कास्टिंग कर लेते हैं। मेक्सिको का एक आदी मुजरिम जो मशहूर था कि हमेशा जेल तोड़कर भाग जाता था, उसको एक मरतबा जेल हुई और इस मरतबा उसे दूर दराज के किसी इलाके में कैद कर दिया गया। आप समझिए वो आदी मुजरिम है तस्नीम। ਸ਼ਕਲ ਚੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਸੂਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ डेंजरस कहाँ से? आपको तो मेन किरदार दिया पहले। ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਲਓ ਜੀ। बहरहाल तस्नीम साहब को मैक्सिको में एक दूर दराज जेल में कैद कर दिया गया। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦਗਾੜੇ ਵਰਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਚੋਰ ਆ, ਉਹ ਪਰੌਰਲਾ ਚੋਰ ਆ, ਆ ਚੋਰ ਦਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ। यार वो एक दिन आप रो रहे थे कि आप मुझसे काम नहीं लेते। ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾਤੀ ਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਜੇਬ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। अच्छा ठीक है, आपसे ये रोल देके शाहिद साहब को दे देते। ਹਾਂ ਵੇਖ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਵੇਖਣਾ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। यार आप राजी किस हाल में होंगे? ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਰੋਲ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ 23 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। अच्छा फिर कैसा रोल आपके लिए तख्लीक किया जाए? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿਓ ਭਈ ਮੁਰਾਦ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਫਰਾਰੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਵੀ ਆਓ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਈ ਮੁਰਾਦ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਰਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੋਂ ਟਰੱਕ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਫੜੀ ਆ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਆ। वैसे जिड्डा बड़ा तेरा मुंह है ना, तू जापान दा भाई भराती। अच्छा जी, पहेली की तरफ बढ़ते हैं। तस्नीम साहब को उस जेल में कैद कर दिया गया और जो जेल का अमला था, जेलर समेत, उसने 7 दिन की हड़ताल कर दी। और जेलर के साथ तस्नीम साहब की पुरानी दुश्मनी थी, लिहाजा उसने यकीनी बनाया कि हड़ताल के इन 7 दिनों में तस्नीम के कमरे में ना पानी होगा ना खाना होगा। अब तस्नीम साहब को अगर जिंदा रहना है तो हर सूरत में जेल तोड़कर फरार होना। जिड्डे जोर च टक्कर मार के दरवाजा तोड़ देगा। ਮੈਂ ਭੇਡੂ ਆ, भेडू दी ਇਹੋ ਜਿਹੀ आवाज। ਭੇਡੂ ਗਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ। तू गैंडा कहता मैं मान भी लेता। अच्छा जी, उसमें एक दिक्कत है। जेलर जाने से पहले दरवाजे के बाहर भूखे भेड़िए छोड़ गया। भूखे भेड़िए डर रहे ने किते साडे हल तस्लीम दा ध्यान ना पाए, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਖਾ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨੀ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ। तो शाहजी अगर ये जेल का दरवाजा नहीं तोड़ सकता तो सुरंग निकाल लेगा। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ए जिड्डा मोटा है ने सुरंग करनी, उधरों पेट्रोल निकलना। अच्छा भाई, इसमें भी एक मसला है। जहां से सुरंग निकल सकती है वो सुरंग जाकर निकलती है एक दरिया में, और वहां भूखे मगरमच्छ तस्नीम का इंतजार कर। अच्छा तस्लीम साहब, वैसे तुसी अपनी किस्मत देखो, भेड़िए भी भुखे, मगरमच्छ भी भुखे। ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਣਾ ਕਲਮ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। अच्छा जनाब, तस्नीम एक जेल में बंद है। जेल का अमला जेलर समेत 7 दिन की हड़ताल पर चला गया है। तस्नीम के पास न खाने को कुछ है न पीने को कुछ है। जिंदा रहने के लिए फरार होना लाजमी है। तस्नीम अगर दरवाजे से फरार होने की कोशिश करता है तो बाहर भूखे भेड़िए तस्नीम को भमोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर सुरंग के रास्ते निकलता है तो सुरंग जहां पर जाकर निकलती है वहां भूखे मगरमच्छ तस्नीम के इंतज़ार में है। तस्नीम को अगर जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, तो हर सूरत में कोई नया रास्ता तलाश करना होगा। वो रास्ता क्या है? तस्नीम फरार हो पाएगा या मर जाएगा? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੌਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। मगर आप देख नहीं रहे कि तस्नीम का कद तकरीबन 6 फुट है, खिड़की 10 फुट ऊंची है। ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੇਲਚਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ मगर ਉੱਤੇ। बेलचे पे चढ़ के तो कोई खिड़की पे नहीं चढ़ सकता ना। ये मेरे ख्याल 2 भेड़िए नु बुलाएगा। अंदर हाँ जी। वो जो भूखे भेड़िए हैं, ये उन्होंने तो ज्यादा भुखा है और उन्होंने तो बड़ा भेड़िया है।
ਇੱਕ ਭੇੜੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਏਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਭੇੜੀਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਉਧਰ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਆਦਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਸਰੋਂਗ ਦਾਣੀਆਂ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਗਰਟ पी पी पागल हुए हैं। अच्छा जी, चले मैं आपको ये बता देता हूँ कि तस्नीम मरा नहीं था, तस्नीम ने सरवाइव किया था और तस्नीम इस जेल से फरार हो गया था। मगर बताइए कैसे, और पाइए 50,000 रुपए। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। शाह जी बेलचा ने कादे लिए अपने सिर च मारने नहीं रखे है। हाँ, मगर आप बता नहीं रहे ना कि किस लिए है। आप अगर गौर से तस्वीर को देखें, फर्श पक्का नहीं है, फर्श कच्चा है, यानी कच्ची मिट्टी है। आप देखिए उस पर घास भी उगी हुई है और तस्नीम उस वक्त तक बेलचे से कच्ची मिट्टी का फर्श खोदता रहेगा जब तक मिट्टी के ढेर की ऊंचाई 4 या 5 फीट नहीं हो जाती। 4 फुट का मिट्टी का ढेर, ऊपर 6 फुट का तस्नीम, आराम से ये रोशनदान से निकल जाए। इन्हें मिट्टी ते चढ़ना, ਇਹਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਿਆ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। अजीज के विदस कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आई होप कि ये सेगमेंट आपने अपने बच्चों के साथ और बच्चों ने अपने बड़ों के साथ बहुत एंजॉय किया। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, वक्त हुआ है दास्तान गो का, और आप जानते हैं कि मौलाना रूम की, शेख सादी की और दीगर बुज़ुर्गों की हिकायतें हम इस सेगमेंट में शामिल करते हैं। आज की जो हिकायत है, मैं दोस्त अहबाब से भी जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और ख़ास तौर पे जो नाजरीन देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि जो आपके बच्चे हैं उनको भी आप बुलाइए, जो बच्चे आपके बड़े हो चुके हैं उनको भी अपने पास बिठाइए और ख़ुद भी ये हिकायत मौलाना रूम की ज़रूर सुनिए, क्योंकि मैं आज भी एक बच्चे की तरह कुछ अरसे के बाद मौलाना की किताब निकालता हूँ और ये वाली हिकायत पढ़ता हूँ और अपने बच्चों को भी 2-4 महीने के बाद ये हिकायत ज़रूर सुनाता हूँ, उनसे शेयर करता हूँ। ये इस कदर अहम हिकायत है। आप यूँ समझिए कि मौलाना रूम की उन हिकायतों में से एक है जो इंसानों की ज़िंदगियाँ बदल देती। मौलाना रूम की इस हिकायत के 3 बुनियादी सबक हैं। पहला ये कि जब आप किसी हुनर में एक्सेल कर जाते हैं, और एक्सेल आप क्यों करते हैं? अल्लाह की रहमत होती है और फिर आपकी मेहनत और आपकी महारत। तो जब आप किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं तो आप बेशुमार हासिदीन पैदा कर लेते हैं। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇੰਨੀ ਹਸਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। देखो हजे शक्ल भी ऐसी नहीं हैगी। शक्ल अच्छी भली, माशाल्लाह। शक्ल को क्या हुआ? ਵੈਸੇ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। यार आप गौर से देखें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से शक्ल नहीं मिलती इनकी। आए ना करे शाह जी। ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ नहीं वाकई शाह जी दुनिया मुझसे बहुत हसद करती है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹਸਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਸੀ। शाह जी हसद भी एक बीमारी है। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਟਾਈ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲੀ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਗਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੈਗਨ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ। ਕੋਕਾ ਭਾਈ आपकी आवाज को वैसे मसला क्या है? नहीं भाई मेरी आवाज तो बड़ी सुरीली है। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਕੋਇਲ ਨੇ ਗੱਡਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਕੋਇਲ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। तो मौलाना रूम की इस इंतहाई अहमियत की हामिल हिकायत के 3 सबक हैं। एक तो ये कि जब आप टॉप पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। दूसरा सबक यह है कि जब आप टॉप पोजीशन पर भी पहुंच जाएं तो उसे बरकरार रखने के लिए आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और तीसरा सबक बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ऐसा सबक है जिसे अगर हम सब अपना लें तो हमारी ज़िंदगियों में बेशुमार लड़ाई झगड़े, बेशुमार मसाइल ख़त्म हो जाए। और आप देखिए मौलाना रूम इस बात को कैसे समझाते हैं। मौलाना कहते हैं कि बादशाह वक्त भी अगर हो, ठीक है, डेमोक्रेसी में तो हुक्मरान के पास एक महदूद पावर होती है ना। बादशाह वक्त का मतलब होता है कि परिंदा पर नहीं मार सकता जिसके हुक्म के बगैर। स्याह सफेद करने वाला, स्याह सफ़ेद करने वाला ऐसा ताकतवर हुक्मरान भी अगर हो तो ज़रूरी नहीं है कि तनकीद का जवाब फौरी दिया जाए। ज़रा तहम्मुल के साथ, ज़रा बर्दाश्त करके, ज़रा गौर व फिक्र के बाद चीज़ों पर रिएक्ट करना चाहिए। ये हुक्मरानों के लिए भी है और आम जिंदगी में भी। अगर आप नी जर्क रिएक्शन देंगे ना, जिसे कहते हैं
کسی نے کوئی ایسی بات کی جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے، ہو سکتا ہے 2 دن کے بعد اگر آپ اس بات کا جواب دیں تو معاملات بہت خوش اسلوبی سے نمٹ جائیں، لیکن اگر آپ فوری اس کا جواب دینا چاہیں اپنی انا کی دم پر کھڑے ہو کے تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہو سکتے ہیں۔ اور یہ نی جرک ریئیکشن کے تحت فیصلے نہ کرنا، فوری طور پر اپنے جذبات کا اظہار نہ کرنا، اپنے غصے کو، جو غصہ آتا ہے نا، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے تحمل سے فیصلہ کرنا۔ اس پر مجھے اپنا بھی ایک پرانا شعر یاد آتا ہے کہ ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا، ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا، تمہارا غصہ جب اترے تو فیصلہ کرنا۔ تو محمود سے سب آشنا ہیں، سلطان محمود غزنوی، اپنے وقت کا ایک بہت ہی عظیم الشان بادشاہ۔ سلطان کے بہت قریب آ گئے تھے شیخ ایاز، جو کہ ایک غلام تھے اور پھر غلام سے ترقی کرتے 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 اس قدر نزدیک آ گیا تھا کہ آپ یوں سمجھیے کہ سلطان محمود غزنوی ایاز کے مشورے کے بغیر پانی تک نہیں پیتا۔ اب ایاز ایک غلام، مگر سلطان کی اتنی قربت۔ اچھا، اب اس قربت کی وجہ کیا تھی کہ ایاز کو جو بھی کام دیا جاتا تھا ایاز اس کام میں گھس جاتا تھا، اس کی تہوں تک اس کام کو سمجھ لیتا تھا، گویا انتہا درجے کا محنتی تھا۔ اوپر سے فہم، فراست، تحمل، حکمت، یہ ساری چیزوں نے ملا کر ایاز کو سلطان کی آنکھ کا تارا بنا دیا۔ پورے دربار نو پیڑ پی گئی ہونی جی، پورے دربار نو پیڑ پہ گئی کہ وہ عمرا، وہ وزراء جو بڑے بڑے گھروں سے تھے، جن کو اپنے نام و نسب پہ بھی بہت ناز تھا، وہ اور جلتے تھے کہ بھئی یہ غلام ہو کے سلطان کے اتنے قریب ہے، ہم میں سے کچھ تو بڑے عالی نسب ہیں، ہم بھی بڑے ذہین ہیں، ہماری تعلیم بھی بہتر ہے، مگر سلطان یہ کیوں کہتا ہے کہ ایاز میرے سب وزیروں پر بھاری ہے۔ اب ایاز کی تعریف سن کر سلطان کے دیگر وزراء کے سینوں پر سانپ لوٹتے رہتے۔ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ سانو بھی برے لگن لگ پیندے ہو۔ میں نے ناصر سے کبھی حسد نہیں کیا، نہیں، کرنا ہی نہیں چاہیے کسی سے۔ ناصر ایک خوبصورت آدمی ہوتے ہوتے بچا۔ ਬਲਕਿ ਨਾਸਰ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹਸਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਸਦ ਕਰ। تو سلطان کے وزراء کلپتے رہتے تھے اس بات پہ، اور کلپتے کلپتے ہی ایک طرح سے پھر انہوں نے ایک سازش سی بن لی، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو کہتے ہیں نا گروپنگ، انہوں نے کہا کہ ہم باقاعدہ سلطان سے بات کریں گے، اور بات کب کریں گے؟ جب دربار لگا ہوگا، سب بیٹھے ہوں گے۔ اب اس زمانے میں بہت ہی گستاخی تصور ہوتی تھی، یوں سمجھیے کہ اس زمانے میں بادشاہ وقت کا جو دربار تھا اس کے آداب کے خلاف اگر کوئی بات ہو جائے تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا ہوتا تھا کہ گردن اتار۔ تو وہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ اب آپ سلطان کا صبر اور حکمت دیکھیے گا، ایسے ہی تو نہیں، یعنی کہ جو ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو آج بھی دنیا، بادشاہوں میں ہر طرح کے اینگلز ہوتے ہیں، بادشاہت کرنا کو آسان تھوڑی ہوتا ہے، مگر جن کو آج بھی دنیا یاد کرتی ہے سلطان محمود غزنوی ان میں سے ایک ہیں۔ تو صرف اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں، صرف شجاعت کی وجہ سے نہیں، اپنی حکمت کی وجہ سے۔ واہ، کس وقت کیا بات کرنی ہے، کس وقت کیا بات نہیں کرنی۔ بہرحال وزراء نے انتہائی گستاخی کے انداز میں سر دربار سلطان سے پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہے ایاز میں جو آپ ہم 30 وزراء سے بھی زیادہ اسے اہمیت دیتے ہیں۔ واہ، مولانا کی گفتگو کا مفہوم ہے کہ پن ڈراپ سائلنس تھا۔ کچھ لوگوں کو ایک گمان ہوا کہ شاید اب سلطان کچھ وزراء کی گردنیں اڑوا دیں گے، مگر سلطان نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں تمہاری اس بات کا جواب مناسب وقت آنے پر دوں۔ اچھا، بیگمات چ بھی یہی پرابلم ہوتی ہے، کیا؟ وہ بھی نا فوراً اپنی گل کہن نو کر دی، اچھے وقت کا انتظار نہیں کرتی۔ انہوں نے بس واٹس ایپ میسج ویکھدے جُتی لا کے مار دی۔ آپ تو تھوڑا ویٹ کر لینا، شادی ہو جائے، کوئی 2-4 بچے ہو جائیں، ہم مارنا ہی ہے، تھوڑا ٹھہر کے مار لوے۔ ہنی صاحب یہ گل غلط ہے، کچھ بندیاں چ بھی عادت ہوتی ہے کہ فوری جواب دینا چاہتے ہیں۔ ہاں، دونوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ جی، بہت سارے رشتے اسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ ہم نی جرک ریئیکشن دیتے ہیں ان میں۔ اور جلدی ہو جاتا ہے، بندہ ویٹ نہیں کرتا کہ میں دیکھوں سمجھوں بات کیا ہے، کس تناظر میں ہوئی ہے۔ آپ کی کون سی بیگم ویسے زیادہ اس معاملے میں تحمل سے کام لیتی ہے؟ اچھا، میں چلدی گل چ تناظر بھی یوز کیتا ہے، ایسے کو لوگوں کا گل لنگ جائے، لیکن نہیں، دونوں تحمل سے کام لیتی ہیں یا کوئی جلدی آپ سے گلہ کرتی ہیں؟ جی ہم تینوں میں سے میں تحمل سے کام لیتا ہوں۔ بہرحال جناب، ایک دن سلطان کو ایک خبر ملی کہ جنگل سے ایک پراسرار قافلہ گزر رہا ہے۔
जिसका ताल्लुक सुल्तान की सल्तनत से नहीं है। तो सुल्तान ने अपने उन्हीं 30 वज़रा में से एक वजीर को भेजा और उससे कहा जाओ पता करके आओ उस काफिले के बारे ਉਹ ਮਸਤਾਨੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ में। नहीं, वो गया और वापस आकर उसने बताया कि काफिला यमन जा रहा है। तो सुल्तान ने पूछा कि कितना साजो सामान है उस काफिले के पास। इस बात का जवाब नहीं था वजीर के पास। तो सुल्तान ने फिर एक दूसरे वजीर को भेजा कि तुम पता करके आओ। दूसरा वजीर शाम को इस तफसील के साथ वापस आया कि काफिले वालों के पास कितना साजो सामान है। सुल्तान ने उससे कहा कि साजो सामान की तफसील तो तुमने बता दी, अब ये बताओ कि उस काफिले में घोड़े कितने हैं। इस सवाल का जवाब वजीर के पास नहीं था। तो सुल्तान ने अपने एक और वजीर को भेजा कि जाओ चेक करके आओ कि भाई काफिले में कितने घोड़े हैं। वो वजीर भी चला गया। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਹਿਰ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। नहीं ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿਓ। नहीं, वो वजीर गया और घोड़ों का पता करके आ गया। तो सुल्तान ने पूछा अच्छा घोड़ों का तो तुमने पता कर लिया, ये बताओ उस काफिले में हाथी कितने थे। ਤਸਲੀਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ 36 ਸਨ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। बहरहाल जी मुख्तसर ये कि उस वजीर के पास कोई जवाब नहीं था। तो बादशाह ने एक और वजीर को भेजा, वो हाथी गिन के आ गया। तो बादशाह ने कहा अच्छा ये बताओ कि कितने नफूस का काफिला है। उसके पास जवाब नहीं था। तो बादशाह ने एक और वजीर को भेजा, वो वापस आया, उसने कहा जनाब को 250 के करीब अफराद हैं। बादशाह ने कहा बताओ कि उसमें लड़ने वाले कितने हैं, मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, बच्चे कितने हैं। इसका जवाब नहीं था उसके पास। बादशाह ने फिर एक और वजीर को भेजा, वो आया, उसने बताया कि जी बच्चे इतने हैं, मर्द इतने हैं, औरतें इतनी हैं। अलगर्ज ये कि काफिले की पूरी तफसील सुल्तान महमूद गजनवी को 30 वज़रा ने मिलकर बताई। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਕਾਫਲਾ ਅਗਲੇ ਮੁਲਕ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। यही मसला होता है, यही नुक्ता मौलाना रूम भी समझा रहे हैं। यही नुक्ता जैसे कि मैंने नाजरीन से भी कहा कि अपने बच्चों को भी हमें समझाना चाहिए, खुद जो नौजवान देख रहे हैं उन्हें भी समझना चाहिए, हमें भी इस बात को दोहराते रहना चाहिए कि जब आप किसी काम पर गौर करते चले जाते हैं तो 10 दिन का काम बाज़-औक़ात गौर की वजह से आप 2 दिन में कर लेते। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। अलगर्ज ये जी कि सुल्तान ने दोबारा दरबार लगाया, 29 वज़रा को भी इकट्ठा कर लिया, बाकी भी जो मुअज़्ज़िज़ीन शहर थे वो भी इकट्ठे हो गए, अवाम भी इकट्ठा हो गई जिनके सामने वज़रा ने गुस्ताखी की जुर्रत की थी। ਉਂਝ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। जी ऊंजी दरबार सजया। और फिर सुल्तान ने कहा कि देखो एक काफिले की तफसीलात मालूम करने के लिए मुझे इन 30 वज़रा को भेजना पड़ा और इसमें मेरे 10 दिन लग गए। जैसा कि ताहिर ने कहा ना कि इतने दिनों में तो क्या से क्या ना हो जाए। फिर सुल्तान ने आवाज़ दी और शेख अयाज दरबार में हाजिर। और सुल्तान ने कहा कि इन 30 वज़रा को भेजने से पहले मैंने सिर्फ 2 घंटे के लिए अयाज को भेजा था कि जाओ उस काफिले का पता करके आओ। और जब अयाज 2 घंटे के बाद वापस आया तो वो सारी तफसीलात जो इन 30 वज़रा ने मुझे 10 दिनों में दी अयाज ने पहले दिन ही दे दी। ਵਾਹ ਜੀ इसलिए कि अयाज गौर करता था, अयाज सोचता था, अयाज फिक्र करता था, अयाज अपने काम से कमिटेड था, अयाज मेहनती था। तो मौलाना की हिकायत को आप यूँ भी समझिए कि अगर आप ये तमाम खसाइल अपने अंदर जमा कर लें, इकट्ठा कर लें, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 100 आदमियों से बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात 100 आदमी मिलकर वो रिजल्ट नहीं दे पाते जो एक ऐसा शख्स जो अपने काम पे फोकस करता है वो आपको दे देता। ਜੈਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਰ ਮਸਤਾਨਾ ਧੋਂਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ। बड़ी उम्दा बात की आपने। आप देखिए शहर में दर्जी होते, एक दर्जी विचों ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। पता लगता है कि धोबी पूरे शहर में कपड़े इस्त्री करने के 70 रुपए लेते हैं। शहर ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 150 रुपए ਲੈਂਦਾ पर ਉਹਦੇ ਕੋਲ लाइन लगी रहती है। वजह क्या कि जैसी इस्त्री वो करता है बाकी नहीं कर सकता। ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। अब मोहम्मद अली किले का मुझे वो याद आ गया ना, किसी ने उससे पूछा, अजीम बॉक्सर से, बीबीसी का गालिबन इंटरव्यू था, कि अगर आप बॉक्सर नहीं होते, मोहम्मद अली नहीं होते तो क्या होते। एक लम्हे के लिए सोचा, उसने कहा मैं हो सकता है कि गार्बेज कलेक्टर होता, यानी कि एक कूड़ा चुनने वाला एक खाकरोब होता, मगर मैं दुनिया का बेहतरीन खाकरोब। असर भाई अभी जो सारी बात हुई आपको समझ आई है? जी जी। मैं कह रहे कहना लगा जितनी बात हुई आपको समझ तो नहीं आ गई? नहीं आपको समझ आई कि असल वाकया क्या था? हाँ क्या? असल वाकया है कि किसी से हसद नहीं करनी चाहिए, अपने काम पे फोकस रखना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं। अब मैं देखें जो भी काम करता हूँ यहाँ पे, जो मुझे करैक्टर शायद देते हैं मैं उस पर फोकस करता हूँ। मैं सिर्फ फोकस करता हूँ लेकिन करता नहीं।
अच्छा, जैसे हनी साहब ने नासिर से पूछा ना, तो ऐसे ही एक साहब ने अपने मुलाजिम को भी मौलाना रूम की हिकायत सुनाई और उन्होंने कहा देखो यार, ये शेख अयाज किस कदर शानदार आदमी थे, तुमसे मैं को काम कहता हूँ तो तुम उन 30 वज़रा की तरह करते हो। मुलाजिम ने अपने हिसाब से उस हिकायत को कंसीव किया। कुछ अरसे बाद वो साहब बीमार हो गए, तो उन्होंने कहा जाओ यार तो डॉक्टर ले आओ मेरे लिए। तो थोड़ी बाद उन्होंने देखा कि जब मुलाजिम आया तो 4 आदमी और लेके आया हुआ था। तो उन्होंने पूछा ये कौन कौन है? कहने लगे देखिए वो आपने कहा था ना कि एक ही बार में सारे काम कर लेने चाहिए, तो मैं गया डॉक्टर ले आया। मैंने कहा अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई, आप दम तोड़ गए, तो मैं ये मैयत नहलाने वाला भी ले आया हूँ, ये कफन वाला भी ले आया हूँ और ये मैं गोरकन भी ले आया हूँ ताकि आपको दफन कर सके। बल्कि अगर आप मरना नहीं चाहते तो ये काम मैं खुद भी कर सकता हूँ। मैं भी शायद इस तरह इंटरव्यू लिया मुलाजमों का ना, और ये हकायत सुनाई, उनको भी बड़े मुतासर हुए। उन्होंने कहा जी काम असी शेख अयाज़ों को करेंगे लेकिन 1.5 लाख रुपए लो। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाश का। जी माहम। शाहजी, भारत से खबर आई है, शौहर को दूसरी औरत के साथ देखकर बीवी पागल हो गई और फिर चिरागों में रोशनी ना रही। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚਿਰਾਗ ਫੇਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। कैसे दुख बाहर आ रहे हैं सब। अच्छा जनाब, वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी किसी औरत के साथ एक गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहा है और इतने में एक औरत दूर से दौड़ती हुई आती है और ऐसे लग रहा है जैसे वो औरत और वीडियो बनाने वाला पहले से रैकी कर रहे थे और एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि रंगे हाथों या मौके पे उन्होंने पकड़ लिया। बस फिर बीवी उस गाड़ी के पास पहुंची है और फिर उसने जिस तरीके से बालों से पकड़कर खींचा है, वो देखिए मंजर आप। आप तो सहम गए होंगे मंजर देख के। नहीं, औरत बेचारी ਕੀ करे तो नहीं। नहीं, वैसे एक बात बताइए, आप इस मामले से कैसे निकले थे? यानी कि जब ये देखें ना, अब अगर हम जरा तसव्वुर करें, हाँ जी, तो बहरहाल मिलती जुलती तो नहीं कि एक सिचुएशन तो है ना कि एक बीवी को पता लगा कि अब दूसरी तरफ उसके शौहर का रुझान हो गया। जी जी। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी ऐसे शख्स के साथ जो भले बाद में 2 शादियां कर ले। हाँ जी, उस दौरान एंड्रॉयड मोबाइल इतने आम नहीं थे। वो बचत हो गई। अच्छा हनी साहब, सीरियस अगर आप मुझे पूछने की इजाजत दें, जी जी। पहली बेगम साहिबा को पता लगा कि आप इस तरह का एक दूसरा फैसला करने जा रहे हैं, तो क्या रिएक्शन? मैं जूस की दुकान के पास ले गया था उनको। हाँ जी। ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਜਾ ਕੇ। मैं कहा 2 जो एक तो गाश पाए गए और मैं जाके ऑर्डर दिया और मेरी वालदा हयात थी उस वक्त। अच्छा। वो सारा मामला उन्होंने टैकल किया। मैं तो जूस का बिल दे के दौड़ गया। हाँ, मगर इस मामले में बीवी ने न दूसरी औरत को दौड़ने दिया, न शौहर को दौड़ने दिया और तीसरा कोई शख्स बीच में आया भी नहीं छुड़ाने के लिए। और लोगों की मुख्तलिफ राय आई इस वीडियो के ऊपर। कुछ लोगों ने कहा कि बीवी ने बहुत अच्छा किया कि उस औरत को मारा, कुछ ने कहा कि अच्छा नहीं किया, कुछ ने कहा कि बीवी को सिर्फ उस औरत को नहीं मारना चाहिए था बल्कि अपने शौहर को भी मारना चाहिए। बिल्कुल, जो वीडियो बना रहा था उसको भी कुटना चाहिए। मैं तो बहरहाल समझता हूँ कि कैसे ही मामला क्यों ना हो, उसको मिल बैठ के हल करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर बेवफाई नहीं करनी चाहिए। नहीं, बेवफाई होती नहीं, हो जाती है। अच्छा जनाब, यही फैमिली जरा हमारे साथ मौजूद है। तो बीबी, ये शौहर हैं आपके? जी। आपका नाम? पूजा। और ये मेरे बेवफा शौहर हैं जतिंदर। आप कौन है? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਹਨ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹਾਂ। शाह जी, अब मोहन की वजह तो मेरा घर खराब होया। आपका घर तो आपकी हरकतों की वजह से और नहीं नहीं शाह जी, मेरे वर्गियां हरकतां तो घर घर होण डईयां, रोड़ा ते होण डईयां है। अच्छा। मैं कोई शाह जी पहला बंदा है भी जिहड़ा इश्क फरमा रहा, सारी दुनिया कर रही है। शाह जी, ਇਹਨੂੰ अपनी बेगम तो चोरी मैं पैसे दिंदा रहा। मोहन को? हाँ जी। अपने साले को? जी जी। शाह जी 2 लाख रुपए का आईफोन ਇਹਨੂੰ मैं लैके दिता। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਏਡਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ। ये वीडियो आपने बनाई? जी मैं बनाई जी। वो तू अपना YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਵਾ, ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। मोहन ने अपनी भैन को कहा मेरे सब्सक्राइबर ਵੱਧ नहीं रहे, तो अपने खामद ਨੂੰ कोट में वीडियो बना। जी मैनू ना मेरे आशिक दी बीवी ने बहुत मारिया है। नाम क्या है आपका? जी शिल्पा। शिल्पा, तेरा ना पीपा होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए तेनू, रखण वाली तू छड्डी है ते छड्डण वाली तू रखी है।
ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਧੂਰੀ ਲੱਗਣ ਡਈ। वास्ता कर वे अच्छा पूजा, आपने सिर्फ इस औरत को मारा, आपसे असल बेवफाई तो आपका शौहर कर रहा था, इसको आपने क्यों नहीं कुछ कहा? ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਪੂਜਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਅੱਗੇ ਕਰਤੀ। अच्छा मोहन साहब, ਜੀ ਮਥਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, और कोई नहीं मिला था आपको मिलाने के लिए मुझे? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲਣ ਹਣ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਿਲਪਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਲਪਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈਦਾ ਜੀ, ਸ਼ਿਲਪਾ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਗੱਡੀ ਜਤਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਕਰਾ ਲੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਿਲਪਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮਲਕਾ ਹੁਸਨ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ मलका हुसैन है, मलक हुसैन है। शिल्पा आपकी इतनी उम्र लगती नहीं, नहीं उससे ज्यादा ही हैं आप। जी वैसे वाकई शिल्पा एज क्या है आपकी? जी 55 बरस। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਦਾਵਾਂ ਏਰੀਏ 23 ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। अदावा और वेट का वजन मिला के 55 मण। अच्छा और ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂ। अच्छा पूजा की एज क्या है? ਇਹਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਹਜੇ 22 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। वैसे पूजा, रिश्ते को ना हमेशा जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए। रिश्ता ना बिल्कुल, ख़ास तौर पे मर्द और औरत का रिश्ता बिल्कुल एक ऐसे पौधे की तरह होता है जिसको रोज़ाना आपको मोहब्बत के पानी से सींचना पड़ता ਲੇਕਿन ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਫੁਹਾਰੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। है। जहाँ आप उसमें कमी करेंगे वहाँ मसाइल पैदा होने का ख़तरा होता है और रिश्ता मुरझाना शुरू हो जाता है। और ये बात दोनों के लिए है, मियाँ के लिए भी, बीवी के लिए। आप देखिए, शादी से पहले जब लड़का लड़की मिलते हैं या शादी के इब्तदाई दिनों में भी, तो औरत अपने आप को सजाती है, संवारती है। मर्द भी जनाब 10-10 मरतबा आईना देखता है, बाल बनाता है, पूरी पूरी परफ्यूम की बॉटल जो है वो अपने ऊपर गिरा लेता है। और मोहब्बत के बाद जब दोनों एक दूसरे को हासिल कर लेते हैं, ਫਿਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। सही कह रहे हैं आप, यही इंपॉर्टेंट बात है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों ये समझने लगते हैं कि ये किला तो फतह हो चुका है और अब इस किले पर कोई काबिज नहीं हो सकता। तो औरत भी अपनी मसरूफियत में उलझ जाती है, मर्द दुनियादारी के चक्कर में उलझ जाता है। ये जो हम कहते हैं ना 40 नोटी, उसमें होता क्या है कि 10-12 साल के बाद जब थोड़ा ठहराव आता है, आपने सफ़र शुरू किया, 10-15 साल के बाद अमूमन लोग इस पोजीशन पे होते हैं कि गाड़ी भी हो गई, घर भी हो गया, थोड़ा सा बैंक बैलेंस भी हो गया, मगर वो मोहब्बत जो 15-18 साल पहले दोनों ने शुरू की होती है वो कहीं खो चुकी होती ਉਹ ਖਾਵੰਦ ਫਿਰ ਲਾਰੀ ਏਡੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। है। हाँ, तो दोनों को दुनिया और दुनियावी कामयाबी तो मिल गई होती है, मगर मोहब्बत में एक सदमोहरी आ जाती है, मोहब्बत दोनों खो बैठते हैं। यही वजह है कि ख़ास तौर पे शादी के 10-15 साल के बाद अगर आप इस रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं तो पहले से ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ਪਰਫਿਊਮ ਸ਼ੁਰੂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। तू तो मेरा भरा पहले वीक जी शुरू कर ली। वो देखिए ना, अमजद साहब की नज़्म है ना एक टुकड़ा, मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए, कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे ताईद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती। वही बात जो मैं कर रहा था ना कि कितनी ही एज क्यों ना हो जाए, आपको रोज़ाना एक ताईद की ज़रूरत होती है। रोज़ाना एक दूसरे को बताना पड़ता है कि मैं आज भी तुमसे वैसे ही मोहब्बत करता हूँ या मोहब्बत करती हूँ जैसे मैं 40 बरस पहले किया करता। भावे मेरे को टोरिया नहीं जा रहे, लेकिन मोहब्बत में ऊंची कर रहा। मोहब्बत में तो बुजुर्गों का भी हक है ना। चलो यहाँ मेरा भी एक शेर सुनते चलिए कि एक दूजे को बूढ़ा होते देखा है, एक दूजे को बूढ़ा होते देखा है, बोलो और मोहब्बत किसको कहते हैं। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। एक नज़्म जो मैंने अपनी वालदा के लिए, अपनी माँ के लिए कही थी, आज मादरे वतन के नाम। ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, तुम्हारे दम से हैं
میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ اور اے مادر وطن، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے۔ کیا بات۔ اور اب پیش کرنے جا رہے ہیں ہنی البیلا صاحب، اے وطن پیارے وطن۔ جی ہنی۔ اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، عزم میرا کبھی میرے ارادے ہے غیور، میری ہستی میں انا ہے، میری مستی میں شعور، جاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن، تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن، تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن، تو نوارے انا دل کا بہاری مسکن، رنگ و آہنگ سے معمور تیرے کو دمن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیار، میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیار، میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگ
रंगीन हंसा मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाओ निसार मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाए तन ऐ वतन प्यारे वतन ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन है मेरे प्यारे वतन ऐ वतन प्यारे वतन पाकिस्तान